नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं गिरीश जैन कॉन्सेप्ट्स टू एप्लीकेशन फिजिक्स चैप्टर वाइज प्रॉब्लम सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन के पार्ट 1 की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। Two particles of equal masses m and m are connected by a light string of length 12 lying on a smooth horizontal surface as shown in figure। तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, सरफेस हॉरिजॉन्टल है। दो पार्टिकल्स m और m मास के लाइट स्ट्रिंग 12 से बंधे हुए हैं। A constant horizontal force is applied continuously at the midpoint of the string, always along the perpendicular bisector of the straight line joining the two particles. When the distance between the two particles is L, what is the tension in the string, magnitude of acceleration of each particle and the acceleration of approach of the particle। तो बच्चों, दो पार्टिकल्स हैं हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखे हुए, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन और mg बैलेंस हो रहे हैं। दोनों रस्सी से बंधे हुए हैं 12 लेंथ की, और मिड पॉइंट को स्ट्रिंग के लेंथ के नॉर्मल हॉरिजॉन्टली पुल कर रहे हैं। ध्यान से पढ़ना है, वर्टिकली पुल नहीं कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली पुल कर रहे हैं, मतलब सरफेस के पैरेलल पुल कर रहे हैं। तो इस कैपिटल एफ से रस्सी में टेंशन जनरेट होगा, और उस टेंशन के इन्फ्लुएंस से दोनों ब्लॉक्स आगे भी बढ़ेंगे और साथ में पास में भी आएंगे। और हमसे बोला है जब इनके बीच में गैप 12 से L हो गया, स्टार्टिंग में 12 था और बाद में L हो गया, तो उस समय इन दोनों का एक्सेलरेशन कितना है, टेंशन कितना है और एक्सेलरेशन और अप्रोच कितना है। तो हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम टाइम सेव करने के लिए मैंने बनाया हुआ है। बच्चों, मैंने कंसीडर किया है हॉरिजॉन्टल सरफेस दिखाई है, दोनों पार्टिकल्स के बीच में गैप L है, और ये रस्सी की लेंथ जो 12 थी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग फोर्स लगा रहे हैं, तो इधर भी L लेंथ है, इधर भी L लेंथ है। रस्सी की लेंथ के अलोंग टेंशन होगा, तो यहां पे इधर टेंशन T दिखाया, इधर टेंशन T दिखाया। और ये जो मासलेस नॉट है, इस नॉट पे रस्सी में दोनों तरफ टेंशन T लग रहा होगा, और ये F इधर दिखाया, और ये एंगल नॉर्मल से दोनों तरफ थीटा है। तो इस तरह से हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम मार्क कर लिया। दोनों पार्टिकल्स पे सेम फोर्स T लग रहा है। अब ये T की वैल्यू कैसे निकालें, ये पॉइंट आता है। तो बच्चों, हम जो फोर्स बैलेंस करेंगे वो मासलेस नॉट पे करेंगे। इवन दो नॉट एक्सेलरेट हो रही है, बट नॉट का मास 0 है, क्योंकि वो स्ट्रिंग का पार्ट है विच इज मासलेस, तो नॉट पे फोर्स हमेशा बैलेंस रहेगा। तो नॉट पे फोर्स बैलेंस करके हम T निकालेंगे और फिर उस T से दोनों का एक्सेलरेशन निकालेंगे। यहां मैंने नॉर्मल रिएक्शन और mg शो नहीं किया है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और mg प्लेन के नॉर्मल लग रहा है, n mg आपस में बैलेंस हो रहे हैं, उनका मोशन में कोई रोल नहीं है। तो पहले मासलेस नॉट पे हम लोग फोर्स बैलेंस करें। तो मासलेस नॉट पे फोर्स बैलेंस करें, और मासलेस नॉट हमारा हो गया F बराबर 2t cos थीटा, यानी कि T की वैल्यू आ रही है F अपॉन 2 cos थीटा। थीटा की वैल्यू बाद में डाल देंगे हम लोग। 60 थीटा कितना आ रहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये टोटल 2 थीटा 60 डिग्री आएगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 2 थीटा 60 डिग्री आएगा, तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो 30 डिग्री हो जाएगी। तो वो हम बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो T आ गया। अब दोनों पार्टिकल्स पे सेम T ऑपरेट हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अकेला फोर्स T है, तो इस T से इनका एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन का एरो मैंने दिखा रखा है। तो जो दोनों पार्टिकल्स हैं उनका एक्सेलरेशन A है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी T अपॉन m, दैट इज F बाय 2m cos थीटा। तो दोनों पार्टिकल्स इतने एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं रस्सी के लेंथ के अलोंग। अब एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच का मतलब होता है दोनों को लाइन जॉइनिंग के अलोंग रिलेटिव एक्सेलरेशन, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का लाइन जॉइनिंग के अलोंग रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो बच्चों, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो इधर कंपोनेंट A का आएगा A cos ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज A sin थीटा। ऐसे इसका भी कंपोनेंट इधर A cos ऑफ 90 माइनस थीटा A sin थीटा। तो जो एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच होगा, एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच is twice of A cos of 90 minus theta which is 2A sin theta। तो A की वैल्यू लिख दें हम लोग, तो ये हो गया 2A, तो 2A की वैल्यू आ रही है F अपॉन m cos थीटा, और sin अपॉन cos tan थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया F अपॉन m tan थीटा। थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा थीटा है 30 डिग्री, क्योंकि टोटल 2 थीटा 60 डिग्री है, तो ये हो गया हमारा F अपॉन m। थीटा 30 डिग्री है, तो F अपॉन √3m, और अगर यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है तो √3/2, F अपॉन cos 30 √3/2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है हमारा F अपॉन √3m। तो एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच 2A sin थीटा था,
तो 2a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 2a, तो ये साइन थीटा और ये यहां से हमारा a की वैल्यू आई f अपॉन 2m कॉस थीटा, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो f अपॉन m tan थीटा आ रहा है और tan थीटा 1/√3 है, तो f अपॉन √3m हो गया। तो ऐसे अपन ने कर लिया। यदि दोनों पार्टिकल्स, यदि हम रस्सी को वर्टिकली पुल करते दोस्तों, तो ये स्ट्रिंग ऐसे हो जाती, वर्टिकल में ऐसे हो जाती, तो टेंशन वर्टिकली डाउन होता, एफ ऊपर होता, फिर से नॉट पे फोर्स बैलेंस करके हम टी की वैल्यू निकालते, और फिर जो टी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो दोनों पार्टिकल्स में बैलेंस करता फोर्सेस को, और टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो दोनों को एक दूसरे की तरफ मूव कराता, और उससे फिर एक्सेलरेशन अप्रोच निकालते। जेई में एक एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें कि वर्टिकली मूव करा रहे हैं दोनों स्फीयर्स को, यहां पे हम लोग हॉरिजॉन्टली मूव करा रहे हैं, तो केयरफुली पढ़ना है। तो ऐसे मासलेस नॉट पे फोर्स बैलेंस करके हम लोगों ने टेंशन की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Two blocks of masses m1 and m2 are in equilibrium. The blocks m1 m2 hangs from a fixed smooth pulley by an inextensible string that is fitted with a light spring of stiffness k as shown in figure. Neglecting friction and mass of the string, find the acceleration of the bodies just after the string s is cut. तो ये m1 m2 इक्विलिब्रियम में हैंग कर रहे हैं, m2 इक्विलिब्रियम में वर्टिकली हैंग कर रहा है, m1 टेबल पर है, ये स्प्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, सब कुछ आइडियल कंडीशंस है, फ्रिक्शन नहीं है। अब स्ट्रिंग को जस्ट कट करने के बाद में m1 m2 का एक्सेलरेशन पूछा है हमारा कितना है, तो मैंने यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम दिखाया है, इधर अपन देखें तो मान लेते हैं स्प्रिंग में टेंशन T है, तो स्प्रिंग में टेंशन T है, तो ऐसे केस में यहां T लग रहा है, यहां M2G लग रहा है, इधर T लग रहा है, और यहां पे हमारा टेंशन जो है वो सपोज T डैश लग रहा है। तो इक्विलिब्रियम में T और M2G बराबर है, T और T डैश बराबर है, यानी T बराबर T डैश बराबर M2G इक्विलिब्रियम में। अब जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट हमें बताना है कि M1G का एक्सेलरेशन कितना होगा, M2G का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो दोस्तों यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने क्लासरूम में पढ़ा है, ध्यान रखना है अपने को, कि टेंशन इन अ स्प्रिंग डज नॉट चेंज एब्रप्टली। स्प्रिंग में टेंशन चेंज होने में फाइनाइट टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन चेंज होगा तभी टेंशन चेंज होगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट जो स्प्रिंग, जब ये इस तरह से सडनली कट वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट जो हमारे काम आता है वो यही काम आता है कि टेंशन इन अ स्प्रिंग डज नॉट चेंज, स्प्रिंग does not change abruptly. टेंशन एब्रप्टली चेंज नहीं होगा स्ट्रिंग में, टेंशन को चेंज होने में फाइनाइट टाइम लगेगा, ये अपने को ध्यान रखना है ना। तो जैसे स्ट्रिंग कट करेंगे, तो स्ट्रिंग के कट करते ही यहां पे हम लोगों ने स्ट्रिंग कट की, तो ये टी डैश हट गया। पहले क्या था? पहले था इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में टेंशन हमारा इन इक्विलिब्रियम T बराबर T डैश बराबर M2G था, और स्ट्रिंग कट कर दी तो स्प्रिंग में टेंशन एब्रप्टली चेंज नहीं होगा, तो यहां T जो है वो एब्रप्टली चेंज नहीं होगा। तो ब्लॉक M2 में कोई फोर्स में चेंज नहीं आया। So just after the string is cut, just after the string is cut, तो ब्लॉक M2 पे फोर्स में कोई चेंज नहीं आया, so A2 is 0। और ब्लॉक 1 की बात करें तो ब्लॉक 1 T और T डैश में इक्विलिब्रियम में था, T डैश सडनली अपन ने रिमूव कर दिया, T में कोई चेंज नहीं आया। तो बच्चों यहां पे इस कॉन्सेप्ट को अपन यूज में लेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट सेवरल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में इक्विलिब्रियम में होती है, और उनमें से सडनली एक फोर्स को रिमूव कर दे, से Fi वेक्टर को, और बाकी सारे फोर्सेस एज इट इज रहे, तो जो ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स हो जाएगा वो माइनस Fi वेक्टर हो जाएगा। ये भी क्लासरूम में आप लोगों ने थ्योरी पढ़ते वक्त पढ़ा, उसी कॉन्सेप्ट को अपन रिकॉल कर रहे हैं। तो मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट लिख के भी दिया है, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ n फोर्सेस, इफ से वन ऑफ द फोर्सेस Fi इज रिमूव्ड कीपिंग अदर फोर्सेस सेम, देन नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बिकम्स माइनस Fi वेक्टर। तो यहां पे T और T डैश के इन्फ्लुएंस में इक्विलिब्रियम में था, अब T डैश लेफ्ट हटा दिया तो जो नेट फोर्स ब्लॉक 1 पे हो गया वो T डैश राइट हो गया। तो जो एक्सेलरेशन ब्लॉक 1 का होगा जस्ट आफ्टर द कट फॉर M1 F net is T dash, acceleration is
एफ नेट अपॉन m1 दैट इज t डैश अपॉन m1 विच इज t डैश की वैल्यू है t अपॉन m1 और t की वैल्यू हमारी m2g, तो m2g अपॉन m1। अपन ने लेफ्ट में फोर्स हटाया है तो ये जो एक्सेलरेशन आएगा ये टूवर्ड्स राइट आएगा। परमानेंटली एक्सेलरेशन नहीं होगा बच्चों, ये केवल जस्ट आफ्टर द कट होगा। तो जस्ट आफ्टर द कट m2 सेम पोजीशन में रहा, इसका एक्सेलरेशन 0 है, और यहां t डैश लेफ्ट हटाया तो नेट फोर्स t डैश राइट हो गया, तो एक्सेलरेशन t डैश राइट अपॉन m, t डैश की वैल्यू t m2g के बराबर थी, तो हम लोगों ने वो रख लिया। तो इस तरह से स्प्रिंग के क्वेश्चन को डील करेंगे। जब भी स्प्रिंग लगी हुई है और सडनली किसी को कट करते हैं तो हम जहां जहां स्प्रिंग लगी हुई है वहां पे कॉन्सेप्ट कहां मिलेंगे कि स्प्रिंग का टेंशन एब्रप्टली चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m1 tension in string and force on clamp by pulley if it is massless, for what values of F applied parallel to the surface would the string slack। तो बच्चों आइडियल कंडीशंस लेके चलनी है, सब कुछ स्मूथ है, स्ट्रिंग लाइट और इनएक्सटेंसिबल है, सरफेसेस स्मूथ है, पुली और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, और हमें बताना है कि दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, टेंशन कितना है, और m2 की वैल्यू फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ F अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस। अब हम m2 पे F लगा रहे हैं सरफेस के पैरेलल, तो कितना F लगा सकते हैं कि स्ट्रिंग स्लैक नहीं करे। अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस विद द स्ट्रिंग स्लैक, F की वैल्यू कितनी लगाएं कि स्ट्रिंग स्लैक कर जाए, ये एक स्पेशल पार्ट हो गया इसमें। तो यहां फ्री बॉडी डायग्राम मैंने दिया हुआ है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हमारा यहां पे हम फ्री बॉडी डायग्राम लेकर आ गए। यहां पे ब्लॉक 1 पे m1g t दिखा दिया, पुली पे क्योंकि क्लैंप का फोर्स निकालना है तो t और t दिखा दिया, और इसकी वजह से ये क्लैंप को अंदर की तरफ पुश कर रहा है तो क्लैंप का फोर्स बाहर लग रहा है। अदरवाइज हम ये फोर्स नहीं दिखाते, बट क्योंकि हमें क्लैंप का फोर्स निकालना है इसलिए हम लोगों ने क्लैंप का फोर्स दिखाया। और यहाँ पे ब्लॉक 2 पे mg को रिजोल्व करके दिखाया, टेंशन दिखाया, n दिखाया। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा मैग्नीट्यूड में फॉर बोथ ब्लॉक्स। तो क्यों? क्योंकि इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड। ध्यान रहे ऐसा ऑप्शन हो जाता है कि a1 बराबर a2, नो a1 नॉट इक्वल्स a2, a1 इज इक्वल टू a2 इन मैग्नीट्यूड ओनली, वो अपने को ध्यान रखना है। तो हम इक्वेशंस फ्रेम करेंगे, तो नीचे वाला ब्लॉक लेफ्ट वाला ब्लॉक मूव कर रहा है m1g माइनस t बराबर m1a, ये वाला ब्लॉक मूव कर रहा है t प्लस m2g साइन थीटा बराबर m2a, दोनों को ऐड किया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है m1 माइनस t प्लस m2g साइन थीटा, तो m1 प्लस m2g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। दोस्तों ये एक्सप्रेशन हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जब सिंपल एटवुड मशीन जैसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें रस्सी की लेंथ के अलावा मोशन हो रहा होता है, सारे ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड से मूव कर रहे होते हैं, तो ऐसे में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रस्सी की लेंथ के अलावा नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो रस्सी के लेंथ के अलावा जो नेट पुलिंग फोर्स होता है, इधर से m1g इधर से m2g साइन थीटा, तो नेट पुलिंग फोर्स हो जाता है m1g प्लस m2g साइन थीटा अपॉन टोटल मास, वहां से एक्सेलरेशन वो हम डायरेक्ट लिख सकते थे। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है जिसको हम लोग कैलकुलेट करें तो 6 प्लस 4 इंटू साइन 37, तो m1 ये एक्चुअली g यहां पे हमें m1 प्लस m2g साइन थीटा, ओके, तो 6 प्लस 4 इंटू 0.6 2.4, समझाने के लिए पूरा लिख देता हूं मैं, साइन थीटा है 0.6 एंड इंटू 10 अपॉन 4 प्लस 6 10, तो ये हो गया 8.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है। अब टेंशन की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से टेंशन की वैल्यू आ रही है m1 g माइनस a, m1 है 6, g माइनस a 10 माइनस 8.4 1.6, तो टेंशन की वैल्यू आ रही है 9.6 न्यूटन। ये हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है फोर्स ऑन क्लैंप। तो दोस्तों क्लैंप वाला फोर्स निकालने के लिए यहां पे फोकस करो, ये FC जो होगा, FC ये T और ये T मिलके पुली को बैलेंस कर रहे हैं, तो FC जो होगा इन दोनों T's का रिजल्टेंट होगा, इन दोनों T's के बीच में एंगल है 90 प्लस 37, तो FC की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं FC इज
ये दो वेक्टर्स हैं जो कि सेम मैग्नीट्यूड के हैं और एंगल है 90 प्लस 37, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 2t कॉस ऑफ 90 प्लस 37 अपॉन 2, है ना। तो यहां से ये फिर वैल्यू जो आएगी उसको निकालने में हमें दिक्कत होगी, तो ऐसे नहीं करके हम इसको टी स्क्वेयर प्लस 2t इंटू टी कॉस ऑफ 90 प्लस 37, हमने वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा दिया, तो यहां से t कॉमन आ गया, अंदर आ रहा है 2 1 माइनस साइन 37, टी स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर साइन 30 माइनस साइन 37, तो 2 कॉमन आ गया, टी स्क्वायर का t बाहर आ गया, तो दैट इज t हमारा है 9.6 और ये 2 1 माइनस 0.6 1 माइनस 0.6 इज 0.4 4.4 इंटू 2 0.8, तो ये रफली हमारी वैल्यू आ रही है 9.6 इंटू अंडर रूट ऑफ 0.8। ओके, तो 0.8 को रफली 0.9 इंटू 0.9 इज 0.81, तो 0.8 अंडर रूट अपन रफली 0.9 ले सकते हैं, तो रफली ये वैल्यू हो जाएगी 0.9 इंटू 6 8.64 न्यूटन, रफली ये वैल्यू आ गई हमारी, ऐसे हम लोगों ने निकाल लिया। या ऑल्टरनेटली हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, ऑल्टरनेटली हम fx को बोलते जो fc का x कंपोनेंट है वो हमारे टेंशन के x को बैलेंस करता, विच इज t cos 37, और जो fc का y कंपोनेंट है जो कि ऊपर की तरफ आ रहा है वो t के y को बैलेंस करता, विच इज t 1 माइनस साइन 37, और फिर fc की वैल्यू हम लोग निकाल सकते थे fcx स्क्वेयर प्लस fcy स्क्वेयर अंडर रूट, यहां से मैंने टेंशन की वैल्यू आ जाती। अब हमें देखना है कि कितना फोर्स M2 पे सरफेस के पैरेलल लगाए सो दैट स्ट्रिंग बिकम स्लैक। तो दोस्तों जब भी ऐसे स्लैकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले रस्सी को एब्सेंट मान लेते हैं, टेंशन हटा देते हैं और दोनों ब्लॉक्स का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालते हैं। दोनों ब्लॉक्स का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकाल के और फिर हम उस पर कंडीशन इंपोज करते हैं कि स्ट्रिंग कब स्लैक करेगी। तो यहां स्ट्रिंग को एब्सेंट मान लें तो ब्लॉक 1 का एक्सेलरेशन हो जाएगा, यदि हम स्ट्रिंग को एब्सेंट मान लें तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। assuming no string, a1 हो जाएगा हमारा m1g अपॉन m1 दैट इज g, और a2 यदि हम देखें तो देखो इस फिगर में a2 की जो वैल्यू आएगी, जस्ट तो a2 की वैल्यू देखनी है हमें, रस्सी को एब्सेंट मानना है, तो एक बार आप मेंटली कैलकुलेट करके देखो a2 की वैल्यू कितनी आएगी। f जो लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं सरफेस के पैरेलल इस पर ब्लॉक 2 पर, f ऐसे लगा रहे हैं हम लोग, ये f लगा रहे हैं, तो इस पे जो फोर्स आएगा, रस्सी एब्सेंट हो गई तो ब्लॉक 2 पे जो फोर्स आएगा f आएगा, उधर m2g sin थीटा आएगा, यानी कि ब्लॉक 2 का एक्सेलरेशन हो जाएगा f प्लस m2g sin थीटा अपॉन m2। अब स्ट्रिंग स्लैक कब करेगी, जबकि पीछे वाले का एक्सेलरेशन आगे वाले के बराबर हो या ज्यादा हो। स्लैक करने के लिए ज्यादा हो, इक्वल टू में जस्ट टेंशन जीरो हो जाएगा, तो उसको भी स्लैकिंग ही बोलेंगे अपन। तो यानी कि स्ट्रिंग स्लैक करेगी, द स्ट्रिंग विल स्लैक, स्ट्रिंग विल स्लैक if a2 is greater than or equal to a1, that is f plus m2g sin theta upon m2 should be greater than g। तो यहां से f की वैल्यू आ रही है हमारी, f is greater than or equal to
m2g 1 माइनस साइन। तो यदि f की वैल्यू m2g 1 माइनस साइन थीटा से ज्यादा हुई तो ऐसे केस में a2 जो है वो a1 से बराबर या इक्वल हो जाए, बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे केस में ये स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी। तो ये स्लैकिंग का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि पहले स्ट्रिंग को एब्सेंट मान लो, दोनों का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकाल लो। अब स्लैक कराना है तो पीछे वाले का एक्सेलरेशन आगे वाले से ज्यादा होना चाहिए, और टॉट रखना है तो आगे वाले का एक्सेलरेशन पीछे वाले से ज्यादा होना चाहिए। इस तरह से हम स्लैकिंग की कंडीशन लगा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एडवांस के हिसाब से यहां पे रीइंफोर्स किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले। Block A of mass m by 2 is connected to one end of light rope which passes over a pulley as shown in the figure. Man of mass m climbs the other end of the rope with a relative acceleration of g by 6 with respect to the rope. Find acceleration of block A and tension the string. तो मैन और ब्लॉक रस्सी से बंधे हुए हैं, बट सिंपल एटवुड मशीन से डिफरेंस क्या है कि यहां पे मैन जो है रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ रहा है, कितने रिलेटिव एक्सेलरेशन से, g by 6 से। तो हमें निकालना है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है और रोप में टेंशन कितना है। तो बच्चों यहां पे दोनों ब्लॉक्स का, मैन का और ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में सेम नहीं होगा, क्योंकि मैन जो है रोप के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो अपने को उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो पहले दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम टाइम सेव करने के लिए ड्रॉ किया हुआ है। हमने रस्सी में टेंशन T माना, तो इधर m2g, इधर T, इधर T, इधर m2g, m1g, ये हमारा mg है, m/2g और mg, T दिखा दिया। ब्लॉक ए बी से ऊपर जा रहा है तो ये रस्सी भी ए बी से ऊपर जाएगी और ये रस्सी ए बी से नीचे आएगी। तो अब हमें दोनों पे इक्वेशन लिखनी है। तो ग्राउंड फ्रेम में हम दोनों पे इक्वेशन लिखेंगे। तो ग्राउंड फ्रेम में देखें तो फॉर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ब्लॉक के लिए इक्वेशन आएगी T माइनस mg/2 बराबर m/2 ab। ये ब्लॉक के लिए इक्वेशन आ गई। अब ऐसे ही यदि हम मैन के लिए इक्वेशन लिखें तो मैन रोप के रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है और रोप खुद नीचे आ रही है। तो ये इक्वेशन आएगी, सपोज हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लें तो mg माइनस टी बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ मैन, और एक्सेलरेशन ऑफ मैन ब्रेक होगा एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोप प्लस एक्सेलरेशन ऑफ रोप। तो ये इक्वेशन हो जाएगी mg माइनस टी बराबर m, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोप g/6 अप है, अपन ने नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव ली हुई है, तो ये हो जाएगा माइनस g/6 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ रोप, रोप कितने से इधर आ रही है, जितने से ब्लॉक ऊपर जा रहा है, यानी कि प्लस ab। ये हो गया। तो ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई। पहली इक्वेशन हम देख रहे हैं ये आ रही है, तो ये सेकेंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब t को हटाना है तो दोनों को ऐड कर दें। तो यहां से हमारे पास आ रहा है mg माइनस mg/2 विच इज mg/2, आप डायरेक्ट लिखो, बराबर m/2 ab प्लस m ab। ये हो गया 3m/2 ab माइनस mg/6। तो यहां से m पूरा कैंसिल हो रहा है, g/2 प्लस g/6, तो ये आ रहा है 3ab/2 बराबर g/2 प्लस g/6 which is 4g/6 which is 2g/3। तो ab की वैल्यू आ रही है 4g/9। ये ab की वैल्यू निकाली। अब टेंशन की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से हम इधर t की वैल्यू देखें तो t आ रहा है हमारा, t is m/2 g प्लस ab, ab है हमारा 4g/9, m/2 g प्लस 4g/9 that is 13 mg/18। ये टेंशन की वैल्यू आ रही है। फाइंड एक्सेलरेशन ब्लॉक एंड टेंशन इन द रोप। हम चाहते तो मैन को रोप के रिस्पेक्ट में लिख सकते थे सुडो फोर्स लगा के, तो मैं उस तरह से बताता हूं। यूजुअली हम सुडो फोर्स अवॉइड करते हैं, सुडो फोर्स हम तभी काम में लेते हैं जबकि हमें मजबूरी हो, या तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही वर्क करना हो, एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में पूछा हो, या कन्वीनियंस मिल रही हो। तो मैं यहाँ पे आपको सुडो फोर्स लगा के भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो सुडो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इस पेपर को कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो ध्यान करो सुडो फोर्स कब लगाते हैं, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में वर्क करते हैं तो हम लोग सुडो फोर्स लगाते हैं। तो अब मैन पे इक्वेशन जो लिखेंगे रोप के फ्रेम में लिखेंगे, और मैन रोप नीचे जा रही है तो रोप के फ्रेम में देख रहे हैं, तो सुडो फोर्स जो आएगा, मैं इसको
पर्पल एरो से दिखा रहा हूं, तो जो स्लो फोर्स आएगा वो हमारा ऊपर की तरफ आएगा, ये हमारा स्लो फोर्स हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी mg/6। माइनस एम ए नॉट होता है तो ए नॉट डाउन है, तो प्लस एम ए नॉट ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो mg/6 हो जाएगी। अब मैन पे हम रोप के रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिख सकते हैं, तो यहां पे इक्वेशन लिखेंगे ब्लॉक पे, तो ये हो जाएगा T माइनस mg/2 बराबर MAB। ये स्लो फोर्स आर को जो लिखना है वो आएगा MAB, क्योंकि रोप का एक्सेलरेशन AB है और रोप के रिस्पेक्ट में अपन लिख रहे हैं, तो MAB ये स्लो फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। तो यहां पे T माइनस mg/2 बराबर MAB, और इस पे देखें तो स्लो फोर्स MAB ऊपर आ रहा है, T ऊपर आ रहा है, और g/6 से ये अब रोप के रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है, तो अब वही एक्सेलरेशन काम आएगा, तो T प्लस MAB माइनस mg, यहां पे m/2 आएगा, बराबर m acceleration of man with respect to rope which is g/6। तो इन दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे तो भी हमारी ए ब्लॉक की वैल्यू वही आएगी और टेंशन भी आ जाएगी। तो यहां हम लोगों ने स्लो फोर्स लगा के फिर सॉल्व किया। रोप के फ्रेम में मैन ऊपर जा रहा था, रोप AB से डाउन मूव कर रही है, तो रोप के फ्रेम में मैन पे स्लो फोर्स MAB ऊपर लगेगा। अब स्लो फोर्स लगा दिया तो अब मैन पे रोप के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिख सकते हैं, which is net force बराबर ma of man with respect to rope which is g/6 up, और फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे।